हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग एलिट मनीष सर की इंग्लिश क्लासेस। पेपर लिटरेचर वाला पार्ट कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 71 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू इन रिगार्ड टू द पोएम बेवुल्फ? बेवुल्फ is a descriptive tragical poem. Beowulf is an epic poem having a narrative tone. Beowulf is an argumentative poem. More than one of the above, none of the above. B1 is the right one. Beowulf is an epic poem having a narrative tone. तो अगर फर्स्ट एपिक इन इंग्लिश लैंग्वेज आ जाएगा तो भी यही नाम लिखना है। एंड सेकंड थिंग इज इट हैज अ नैरेटिव टोन, और ये एक एनोनिमस वर्क है, इसके राइटर का भी नहीं पता और एग्जैक्टली कब लिखा गया था वो भी नहीं पता। तो एनोनिमस वर्क हम इसे बोलेंगे। और ये जो वर्क है एंग्लो सैक्सन पीरियड का है, बस इतना पता है, एंग्लो सैक्सन पीरियड भी काफी बड़ा था। तो एपिक पोयम तो ये है। साथ में नैरेटिव टोन की बात है तो इसमें कहानी सुनाई गई है। कहानी, जो मेन कैरेक्टर है इसमें, टाइटल कैरेक्टर बियोवुल्फ, बियोवुल्फ एक प्रिंस है। इस प्रिंस का स्ट्रगल दिखाया गया है। एक बहुत भयानक जो मॉन्स्टर है जिसका नाम ग्रेंडल है, उसके साथ इसकी लड़ाई दिखाई गई है। ये भी पूछ लेते हैं कि ग्रेंडल किस वर्क में था, तो बियोवुल्फ में था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ हिस्टोरिया रिज्म ब्रिटेनी? ये लैटिन लैंग्वेज का टाइटल है। इसका इंग्लिश टाइटल जो था वो था द हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ द ब्रिटेन। द हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ ब्रिटेन। तो टाइटल इंग्लिश का ये है। रिज्म जो वर्ड है वो किंग को दिखा रहा है, तो द हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ ब्रिटेन ये बहुत फेमस वर्क था। और ये वर्क जेफरी मनमाउथ का वर्क है। 1136 के अराउंड लिखा गया है। तो आंसर विल बी जेफरी ऑफ मनमाउथ। तो जेफरी ऑफ मनमाउथ ने लिखा है। और हॉलिंसेड और प्लूटार्क जो है दे आर मोर एसोसिएटेड विद द प्लेस ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर। तो ये दोनों शेक्सपियर के प्लेस के सोर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू इन रिगार्ड टू सर गाविन एंड द ग्रीन नाइट? सी वाला, क्योंकि सर गाविन और जो ग्रीन नाइट है इनके बारे में ये नहीं पता कि इसके राइटर कौन है करके। तो अननोन राइटर है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। मिडिल इंग्लिश सिवाल्रिक रोमांस है, 14th सेंचुरी में लिखा गया। और इसमें मेनली दो ही करेक्टर हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट, सर गाविन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ग्रीन नाइट एक मिस्टीरियस नाइट है जिसके बारे में पता नहीं लगता है शुरू में। और सर गाविन जो है वो नाइट हुआ था बाद में, लेकिन नाइट बनने से पहले वो ग्रीन नाइट से लड़ाई करता है। तो नाइट था वो किसका? किंग अर्थर का जो रूल था, कौन सा वाला? किंग अर्थर्स। राउंड टेबल वाला। हाँ, राउंड टेबल वाले। जब राउंड टेबल वाला रूल आया था तो इसके नीचे उसने कुछ नाइट्स रखे थे, तो सर गाविन को भी खुश होके अपना नाइट उसने बना दिया था। और ये जितने भी अर्थर अर्थेरियन स्टोरी जितनी है उसमें ये वाली स्टोरी भी बहुत फेमस है। मॉर्टेडी अर्थर तो है ही, उसके उससे उसके साथ साथ ये भी बहुत फेमस स्टोरी, मतलब किंग अर्थर की कहानी सुनाने वाले जितने भी वर्क हैं उनमें सबसे अच्छे वर्क्स में से एक ये भी है, सर गाविन एंड द ग्रीन नाइट। तो ये ध्यान रखना है हमें। पेंडारस इज अ करेक्टर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स? तो पेंडारस हमने पढ़ा था कि ये एक फेमस करेक्टर है होमर के किसमें? इलियाड में। इलियाड में। तो होमर के इलियाड में इसे बहुत एनर्जेटिक दिखाया है, बहुत ज्यादा ब्रेव दिखाया है और डोमिनेट करता है वो। लेकिन फिर एक नाटक लिखा शेक्सपियर ने, ट्रॉयलस एंड क्रेसीड। इसमें फिर से उन्होंने इसी करेक्टर को, पेंडरस को शो किया है।
तो पेंडरस होमर के इलियाड में तो आया है, शेक्सपियर के ट्रोयलस और क्रेसीड में भी आया है। यहाँ वो पावरफुल और एनर्जेटिक वॉरियर है, लेकिन शेक्सपियर के प्ले ट्रोयलस एंड क्रेसीड में वो एजेड है, कवार्ड है और बीमारियों से भरा हुआ है, कई सारी बीमारियां उसे हैं पेंडरस को। और नाटक के लास्ट में बोलता है कि ही विल बिक्विथ देम हिज डिजीज, कि वो जाने से पहले अपने ऑडियंस को अपनी बीमारियां देकर जाएगा। तो इस तरीके से पेंडरस को एक ह्यूमरस करेक्टर और बूढ़ा, कवार्ड और बीमारियों वाला करेक्टर दिखाया है, क्वाइट ऑपोजिट टू द वे होमर शोड पेंडरस इन हिज इलियड। तो होमर तो इसमें नाम है नहीं, तो द करेक्ट आंसर विल बी द A1 ट्रोइलस एंड क्रेसीड। अगर होमर भी होता तो हम मोर देन वन ऑफ द अबव कर देते। फिर नेक्स्ट, द बुक एंटाइटल्ड ट्रॉय बुक, ये भी फेमस बुक है। ट्रोजन वॉर पे भी बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, लेकिन ये एक ऐसी किताब है जिसमें ट्रोजन वॉर को बिल्कुल फाउंडेशन से लेके एंड तक कवर करने की कोशिश की गई है 5 बुक्स के अंदर। तो ये किसने लिखा है? तो इट हैज बीन रिटन बाय जॉन लिडगेट। तो जॉन लिडगेट हैज रिटन द बुक नेम्ड ट्रॉय बुक, डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी बुक्स? तो 5 बुक्स में डिवाइडेड है। कौन? ट्रॉय बुक। ठीक है। 76th, the characters in the Canterbury Tales are supposed to set upon a pilgrimage to say prayer to which one of the following martyrs? जो कैंटरबरी टेल्स के 29 पिलग्रिम्स हैं, वो कैंटरबरी टेल्स के एक मंदिर में जा रहे हैं, श्राइन बोला गया है जिसे, और रात अपनी ये एक इन में गुजारते हैं जिसका नाम था बर्ड इन। उस इन में रात गुजारने के बाद अगले दिन वो उस मंदिर के लिए या उस श्राइन के लिए निकल पड़ते हैं प्रेयर कहने के लिए। तो वो श्राइन इनमें से किस मार्टर का साइन है, किस शहीद का साइन है? तो द करेक्ट वन इज A1 सेंट थॉमस बेकेट। वो बिशप रहे थे इंग्लैंड में 1162 से लेकर 1170 तक, और 1170 में ही उनका मर्डर कर दिया गया था। और ये माना जाता था कि मर्डर करने में राजा का ही सहयोग था, जिनका नाम था हेनरी सेकंड। हेनरी सेकंड के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, और इस कॉन्फ्लिक्ट को बहुत अच्छे से T.S. एलियट ने अपने पोइटिक प्ले मर्डर इन द कैथेड्रल में दिखाया। तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, राइटर भी इंपॉर्टेंट है, और ये पोइटिक ड्रामा जो है वो हमारे कोर्स में भी है। फिर द आइडिया ऑफ राउंड टेबल अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ आर्ट? तो किस वर्क में हमें राउंड टेबल वाला आइडिया दिखाई देता है? हाँ, राउंड टेबल वाला जो आइडिया है वो हमें ले मोटे डी अर्थर में दिखाई देता है। ले मोटे डी अर्थर इज अ फेमस वर्क ऑफ थॉमस मैलरी। ऐसे ही अभी हमने थोड़ी देर पहले अर्थर से रिलेटेड एक वर्क और डिस्कस किया था, वो भी उसी की लाइफ को दिखा रहा है। तो सर गाविन एंड द ग्रीन नाइट जो है वो भी किंग अर्थर पे बेस्ड है, ये भी किंग अर्थर पे बेस्ड है। तो ले मोटे डी अर्थर विल बी द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ द सर नेम हाइथ्लोडेयस? तो हाइथ्लोडेयस वो व्यक्ति होता है जो ज्यादा नॉन सेंसिकल बातें करता है। नॉन सेंसिकल बातें वही करेगा जो नॉन सेंस वाले कामों में लर्नेड हो। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट। फिर नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑथर ऑफ असर्टियो सेप्टम सैक्रामेंटोरियम? ये भी लैटिन टाइटल है, इसका मतलब है द डिफेंस ऑफ 7 सैक्रामेंट्स। जैसे हम लोगों के हिंदू धर्म में कुछ संस्कार हैं बच्चे के पैदा होने से बड़े होने तक, वैसे ही चर्च भी कहती है क्रिश्चियनिटी के कुछ उसने 7 सैक्रामेंट्स बताए हैं,
सैक्रामेंट्स का मतलब संस्कार बताए हैं। तो वो उन सैक्रामेंट्स पे क्वेश्चन उठने लगे थे। तो उस समय पर राजा ने उस समय के एक महान राइटर के साथ मिलकर ये वर्क पब्लिश कराया, और इस वर्क का जो इंग्लिश टाइटल था वो था द डिफेंस ऑफ सेवन सैक्रामेंट्स। मतलब चर्च द्वारा निर्धारित किए गए 7 संस्कारों का इन्होंने डिफेंस किया है, ये कहा है कि ये सही है सैक्रामेंट, ये गलत नहीं है। तो जो राजा थे उनका नाम था हेनरी एट्थ। हेनरी एट्थ इज द राइट आंसर। हेनरी एट्थ ने उस समय के एक फेमस राइटर, जिन्होंने यूटोपिया नाम का वर्क भी लिख दिया था, उनके साथ मिलके इस वर्क को पब्लिश कराया था। जो थॉमस कि मोर। हाँ, तो थॉमस मोर और हेनरी एट्थ का ये कंबाइंड वर्क है। ऑप्शन में थॉमस मोर नहीं है, इसलिए हेनरी एट्थ को मान लेंगे हमसे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑथर ऑफ राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, जिसको कि फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी भी कहते हैं। तो इसको निकोलस ओडल ने लिखा है। तो निकोलस ओडल is the person who wrote first English comedy Ralph Roister Doister. 81. In which one of the following treatises the idea of mysomosoi appears? mysomosoi जो है वो हेटर ऑफ पोइट्री के लिए यूज किया गया वर्ड है। इंग्लिश में इसका मतलब होता है वन हु हेट्स पोइट्री, या फिर वन हु हेट्स द वैल्यूज ऑफ पोइट्री। इस वर्ड या इस आइडिया का प्रयोग जो है वो किसने किया है? शैली ने किया है डिफेंस ऑफ पोइट्री में, सिडनी ने किया है द डिफेंस ऑफ पोइजी में, या ड्राइडन ने किया है द डिफेंस ऑफ ड्रामेटिक पोइट्री में, और मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो द करेक्ट वन इज सिडनीज द डिफेंस ऑफ पोइसी। हेटर ऑफ पोइट्री कहा है उसने, जिसके अगेंस्ट वो ये वर्क लिख रहा है। गॉसन स्कूल ऑफ अब्यूज जो था, उसके अगेंस्ट ये वर्क लिखा गया है, क्योंकि गॉसन ने पोइट्री को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था। प्लेटो के एग्जाम्पल देके उसने पोइट्री की बहुत बुराई की थी। तो गॉसन्स स्कूल ऑफ अब्यूज से डिफेंड करने का काम पोइट्री को जो है वो सिडनी ने किया था। सिडनी का खुलेआम नाम लेके गॉसन ने अटैक किया था, लेकिन सिडनी ने जब जवाब दिया है गॉसन को तो उसका नाम नहीं लिया कहीं। उसके लिए माइसोमसोई मीन्स हेटर ऑफ पोइट्री का नाम लिया। तो ये टर्म हेटर ऑफ पोइट्री के लिए है इन जनरल, तो किसी पर्टिकुलर नेम को नहीं उन्होंने एड्रेस किया। हेटर ऑफ पोइट्री के लिए मसोई टर्म यूज किया है। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रामाज शेक्सपियर यूटिलाइजेस टॉमस लॉजिस रोजालिंड यूफ्यूज गोल्डन लेगेसी। यूफ्यूज गोल्डन लेगेसी इसका एक तरीके का सबटाइटल है। वर्क का नाम है रोजालिंड। रोजालिंड से प्रभावित होकर शेक्सपियर ने कौन सा वर्क लिखा है? तो द करेक्ट आंसर इज एज यू लाइक इट। तो एज यू लाइक इट टॉमस लॉज से इंस्पायर होकर लिखा है। ऐसे ही टॉमस किड से इंस्पायर होकर इन्होंने, टॉमस किड ने जो द स्पेनिश ट्रेजेडी लिखी है उससे इंस्पायर होकर इन्होंने हैमलेट लिखा है शेक्सपियर ने। और टॉमस लॉज की रोजालिंड से इंस्पायर होकर इन्होंने एज यू लाइक इट लिखा है। और एज यू लाइक इट की जो हीरोइन है उसका नाम भी रोजालिंड है, और वही जो है एज यू लाइक इट का एपिलॉग भी बोलती है। In which one of the following works the observation we are all comedians in religions, God who is the author of all our tragedies hath written out for us and appointed us all the place we are to pray। ये लाइन हमें किस में देखने को मिलती है? तो ये लाइन हमें द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ये भी बहुत फेमस वर्क्स में से एक है, 1614 में लिखी गई थी। 1607 से लिखना शुरू किया था। जैसे 1611 में आपने वो ध्यान रखा है, 1611 में आई थी, बाइबल। बाइबल। वैसे ही 1614 में द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ये भी फेमस वर्क था, ये आया था। और इसके राइटर का नाम भी ध्यान रख लेना है, वॉल्टर रेलिक।
वॉल्टर रैलिग ने लिखा था द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, और इसकी ये फेमस लाइन है, वी आर ऑल कॉमेडियंस इन रिलीजन्स वाली जो लाइन है ये इसमें आई है, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड? इंग्लिश अनडिफाइल्ड, डिफाइल्ड होता है पॉल्यूटेड, है ना, अनडिफाइल्ड मीन्स अनपॉल्यूटेड मीन्स प्योर। इंग्लिश अपने बिल्कुल शुद्ध रूप में, अपने बिल्कुल अनपॉल्यूटेड फॉर्म में हमें किस पोइट के यहाँ मिलती हैं ये बताना है, जेफरे चौसर। और जेफरे चौसर को वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड कहा किसने है? Spencer. स्पेंसर ने कहा है। तो ये स्पेंसर जिन्हें पोइट्स पोइट कहा जाता है, उन्होंने इन्हें वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड कहा है, ये ध्यान रखो। फिर नेक्स्ट वन, एंड राइड इन ट्रायम्फ थ्रू परसेपोलिस इज नॉट ब्रेव टू बी अ किंग। ये जो लाइन है ये हमें कहाँ देखने को मिलती है? तो ये हमें, ये तीनों ही वर्क्स जो हैं वो एक ही राइटर के वर्क हैं जिसका नाम है, Marlowe. हाँ, क्रिस्टोफर मार्लो के वर्क है। और ये वाली जो लाइन है ये हमें उनके पहले वर्क चैम्बरलेन द ग्रेट में देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज द ट्रू एंड ऑफ सटायर इज द अमेंडमेंट ऑफ वाइसेस बाय करेक्शन। ये बहुत फेमस लाइन है। द ट्रू एंड, एंड का मतलब यहाँ पे उद्देश्य है, एम। जो सच्चा उद्देश्य है सटायर का, क्योंकि सटायर बहुत सारे लिखे गए थे रेस्टोरेशन एज में, रेस्टोरेशन एज के ही राइटर ने ये लाइन लिखी हुई है कि जो सच्चा उद्देश्य है सटायर का, अमेंडमेंट मतलब ठीक करना, बुराइयों को ठीक करना, क्या करके? करेक्शन करके। तो सटायर का मतलब ये नहीं किसी की टांग खींचना, किसी की मजाक उड़ाना, बल्कि किसी की कमी को सुधारना है सटायर का मतलब। ये बात किसने कही है? तो ही इज द राइटर ऑफ रेस्टोरेशन एज, Dryden. ड्राइडन। रेस्टोरेशन एज के जो थे उन्होंने बात कही, और रेस्टोरेशन एज में बहुत सारे सटायर्स लिखे गए। जॉन ड्राइडन ने मैकफ्लेक्नॉय लिखा, जो बहुत फेमस हुआ था। और किस पर लिखा था? टॉमस Sedgwick. सेडविल। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन ऑथर ऑफ द रोवर? द रोवर बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इंग्लिश लिटरेचर की, जो शुरुआती लेखिकाएं हैं उनमें से एक अफ्रा बैन के द्वारा। अफ्रा बैन का वर्क है द रोवर। मिलामेंट इज अ करेक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? एग्जाम्पल में जो भी सारे दे रखे हैं रेस्टोरेशन कॉमेडीज हैं, और उस समय कॉमेडी ऑफ मैनर्स चलन में थी, और ये भी एक फेमस कॉमेडी ऑफ मैनर्स है जिसे विलियम कंग्रीव ने लिखा है, और नाम है द वे ऑफ द वर्ल्ड। 1700 में आई थी और विलियम कंग्रीव द्वारा लिखी गई थी। ईयर भी ध्यान रखना है, राइटर का नाम भी ध्यान रखना है, और इसका जॉनरा भी ध्यान रखना है कि इट इज अ कॉमेडी ऑफ मैनर्स। नेक्स्ट वन इज द वर्क एंटाइटल्ड द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी हैज बीन रिटन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स? तो विलियम होगार्ट जो है इन्होंने लिखा है ये वर्क, द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी। द प्लेस ऑफ एक्शन इन टर्म्स ऑफ द बैटल ऑफ द बुक्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? द बैटल ऑफ द बुक्स एक फेमस वर्क है जोनाथन स्विफ्ट का। किस जगह पर घटित होता है ये पूछा है, एक तरीके से इसकी सेटिंग पूछी है। प्लेस ऑफ एक्शन क्या है इसमें? तो इसमें जो प्लेस ऑफ एक्शन है वो किंग्स लाइब्रेरी है। किंग्स लाइब्रेरी के अंदर किताबों की लड़ाई दिखाई गई है, किंग्स लाइब्रेरी। और किंग्स लाइब्रेरी जो है वो सेंट जेम्स पैलेस के अंदर आता है। एक बड़ा सा महल है सेंट जेम्स पैलेस नाम का, उस पैलेस के अंदर है किंग्स लाइब्रेरी। ऑप्शन में इन्होंने सेंट जेम्स दिया तो है, लेकिन लाइब्रेरी का नाम नहीं था सेंट जेम्स, पैलेस का नाम था, लाइब्रेरी का नाम था किंग्स लाइब्रेरी। तो ऑप्शन जो सही होगा वो होगा नन ऑफ द एबव। तो नन ऑफ द एबव इसलिए क्योंकि किंग्स लाइब्रेरी है सेंट जेम्स पैलेस के अंदर। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑल्टरनेटिव टाइटल ऑफ गलीवर्स ट्रेवल्स?
अभी हमने बात करी, जोनाथन स्विफ्ट का ही वर्क है, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। और इसका दूसरा टाइटल क्या है, मीन्स ऑल्टरनेटिव टाइटल इसका है, फर्स्ट वन, ट्रेवल्स इनटू सेवरल रिमोट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, whatever is right is an observation that appears in which of the following works of art। तो ये वर्क्स जो हैं ये अलेक्जेंडर पोप के वर्क्स हैं। इनमें से जो एसे ऑन मैन है, इसमें इन्होंने लिखी है ये वाली लाइन, वट एवर इज राइट, जो भी है ठीक है। इसमें इन्होंने मैन को क्रिटिसाइज किया है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स एंड ईयर्स द डेली जर्नल द स्पेक्टेटर वॉज फाउंडेड। द स्पेक्टेटर जो है, 2 जनों ने मिलकर फाउंड किया था, एक एडिसन और एक स्टील। तो कौन से ईयर और कौन से मंथ में एडिसन और स्टील ने इसको फाउंड किया था? तो द करेक्ट आंसर इज मार्च 1711। फिर नेक्स्ट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आने ही ये आ जाएगा, या फिर द टेटलर आ जाएगा, तो 2 साल पहले 1709 अकीलेस स्टील का वक्त। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑथर ऑफ अ जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर। तो ये वही राइटर हैं जिन्होंने 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में 1701, 2, 3 इसी समय में ही लिखना शुरू कर दिए थे पीरियोडिकल। और इन्होंने द रिव्यू करके भी अपना पीरियोडिकल निकाला। तो नाम है डैनियल डिफॉय। हाउ मेनी लेटर राइटर्स डज द नॉवल क्लैरिसा हैव। क्लैरिसा एक एपिस्टोलरी नॉवल है, और किसके द्वारा लिखा गया है? सैमुअल रिचर्डसन ने ही लिखा है, और ये फेमस है अपने एपिस्टोलरी नॉवल के लिए। जैसे आपने याद रखा है कि हॉरिस वॉलपोल गोथिक नॉवल के लिए फेमस है, वैसे ही सैमुअल रिचर्डसन इज फेमस फॉर एपिस्टोलरी नॉवल। एपिस्टोलरी नॉवल में लेटर्स लिखे जाते हैं, लेटर्स के माध्यम से कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। तो इसमें कितने जने हैं जो लेटर लिखते हैं? एक तो जो प्रोटेगनिस्ट है क्लैरिसा, वो तो लिखती लिखती है, उसके अलावा 5 जने और हैं। क्लैरिसा हार्लो जो कि प्रोटेगनिस्ट है, रॉबर्ट लवलेस एंटागनिस्ट है, अन्ना हाउ क्लैरिसा की फ्रेंड है, जॉन बेलफर्ड रॉबर्ट लवलेस का फ्रेंड है, रोजर सोम्स एक शूटर है क्लैरिसा का, जो कि क्लैरिसा के बिल्कुल भी लायक नहीं है, और जोसेफ लेमन एक सर्वेंट है। तो ये 6 जने हमें ध्यान रखने हैं जो कि इसमें लेटर लिखते हैं, और पूरा नॉवल लेटर्स में ही चलता है। और स्टार्टिंग के 30 लेटर्स तो क्लैरिसा और एना, ये जो सहेली हैं, इन्होंने आपस में एक दूसरे को लिखे हैं। अ स्कूल फॉर स्कैंडल हैज बीन रिटन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रामेटिस्ट्स। ये वही ड्रामेटिस्ट है जिन्होंने द राइवल्स पे लिखी है। तो द करेक्ट आंसर इज शेरिडन, फेमस फॉर हिज सेंटिमेंटल कॉमेडीज। Prefaces, biographical and critical, is the other title for which one of the following works of art। तो एक वर्क है, सैमुअल जॉनसन का ही वर्क है, क्योंकि पहला लाइव्स ऑफ द पोइट्स भी सैमुअल जॉनसन का ही वर्क है। तो सैमुअल जॉनसन का एक वर्क है जिसका नाम है द वर्क्स ऑफ इंग्लिश पोइट्स। द वर्क्स ऑफ इंग्लिश पोइट्स 1779 में जो आया। इस वर्क का जो सब टाइटल था उसके नीचे लिखा हुआ था प्रीफेसेस बायोग्राफिकल एंड क्रिटिकल। तो द वर्क्स ऑफ इंग्लिश पोइट्स, ड्राइडन का था सर ये? सैमुअल जॉनसन का वर्क था। तो यहाँ के हिसाब से आंसर नन ऑफ द अबव है। ठीक है। अब कोई कोई लोग जो है वर्क्स ऑफ इंग्लिश पोइट्स को लाइव्स ऑफ द पोइट्स से इक्वेट कर लेते हैं, लेकिन जब मैंने इसकी इमेजेस देखी उसमें, तो लाइव्स ऑफ द पोइट्स में ये वाला सबटाइटल नहीं है, ये वाला सबटाइटल द वर्क्स ऑफ इंग्लिश पोइट्स में ही। दोनों ही सैमुअल जॉनसन के वर्क हैं। तो हो सकता है कि ए वाला आंसर भी ये लोग सही मान सकते हैं एक बार, लेकिन
एग्जैक्ट तरीके से देखें तो द वर्क्स ऑफ इंग्लिश पोइट्स के हिसाब से नन ऑफ द अबव शुड बी द राइट आंसर. Here are the front pages of the works of the English poets. यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबटाइटल में लिखा है प्रीफेसेस बायोग्राफिकल एंड क्रिटिकल. एंड दीज आर द फ्रंट पेजेज इमेजेस ऑफ लाइव्स ऑफ द पोइट्स, जिसका पूरा नाम था द लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स. अगर सेकंड वाले पेज की तरफ देखें तो लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स विद critical observations on their works, ये लिखा हुआ है. In which one of the following works of art the ideas such as human happiness and social well-being have been expounded? तो ये फेमस वर्क था. तो ह्यूमन हैप्पीनेस और सोशल वेलबींग वाली बात किस वर्क में की गई है इनमें से? तो करेक्ट आंसर जो है वो ए वाला है, इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस. इसमें ह्यूमन हैप्पीनेस और सोशल वेलबींग की बात की गई है. इसको डेविड ह्यूम ने लिखा है और 1748 में पब्लिश हुआ वर्क. तो इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस. द कैसल ऑफ ऑट्रेंटो बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग जॉनराज ऑफ फिक्शनल राइटिंग्स? तो कैसल ऑफ ऑट्रेंटो जो होरेस वॉलपोल का वर्क है, इट इज अ काइंड ऑफ गोथिक फिक्शन. गोथिक जो डराने वाले नॉवेल्स होते हैं उन्हें गोथिक फिक्शन कहते हैं. होरेस वॉलपोल फेमस है और एन रेडक्लिफ फेमस है इसके लिए. और फ्रैंकेस्टीन एक वर्क है मैरी शैली का, तो मैरी शैली भी फेमस है. रिगार्ड्स टू फ्रैंकेस्टीन, जो फ्रैंकेस्टीन गोथिक नॉवल है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? फ्रैंकेस्टीन इज अ प्रोटो साइंस फिक्शन, फ्रैंकेस्टीन इज अ हॉरर फिक्शन, फ्रैंकेस्टीन इज अ साइंस फिक्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि मैरी शैली का लिखा हुआ फ्रैंकेस्टीन हॉरर फिक्शन तो है ही है, साथ में एक साइंस फिक्शन भी है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज इंस्पायर्ड बाय पीटरलू मैसेकर? जो पीटरलू हत्याकांड था उससे इंस्पायर होकर कौन सी पोएम लिखी गई है? तो द करेक्ट आंसर इज द मास्क ऑफ एनर्की. द मास्क ऑफ एनर्की के राइटर जो है वो पीबी शैली. Which one of the following poets had a recourse to Lampier's classical dictionary? तो Lampier's classical dictionary, the correct answer is जॉन कीट्स, क्योंकि जॉन कीट्स ही थे जिन्होंने अपने वर्क्स के लिए रिसोर्सेज लैम्पियर्स क्लासिकल डिक्शनरी से लिए थे. क्लासिकल वर्क उनके हेलेनिक स्टाइल को भी दिखाता है दोस्तों. Which one of the following novels deals with the social and industrial problems of mid Victorian England? और चार्ल्स डिकेंस का जो हार्ड टाइम्स है वो दिखाता है मिड विक्टोरियन इंग्लैंड के सोशल और इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स को. जो मध्य विक्टोरियन इंग्लैंड था मीन्स 1840 और 50 के बीच का, उस समय कितनी सामाजिक और कितनी औद्योगिक समस्याएं आ गई थी उन्हें दिखाया है हार्ड टाइम्स में. In which one of the following poems the idea of war is most expressive? तो आइडिया ऑफ वॉर जो है वो हमें द वेस्टलैंड में देखने को मिलता है. वैसे तीनों वर्क ही जो है वो टी.एस. एलियट के हैं. तो इसमें ये दिखाया है कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया की क्या कंडीशन हो गई थी, क्या हाल हो गया था. इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स एस्थेटिकल थ्योरी हैज बीन एक्सपाउंडेड? एस्थेटिकल थ्योरी, द सौंदर्यवाद वाली जो थ्योरी है वो किस नॉवल में एक्सपाउंड की है जेम्स जॉयस ने? A portrait of the artist as a young man. हाँ, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन में अपने हीरो स्टीफन डेडोलस के माध्यम से.